हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। सो बच्चों, इट्स आवर लास्ट लेक्चर ऑफ जीओसी। तो जीओसी में हम बेसिकली काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कवर कर चुके हैं। हमने सबसे पहले एक टेम्पररी इफेक्ट पढ़ा जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। देन वी कवर्ड परमानेंट इफेक्ट जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट आ चुका है, उसके एप्लीकेशंस पढ़े। देन रेजोनेंस पढ़ा। देन उसके बाद हमने मेसोमेरिक इफेक्ट किया और उसके एप्लीकेशंस पढ़े एंड बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो आज के क्लास में हम अपना लास्ट इफेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं एंड दैट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये वाला आपका टॉपिक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं जो कि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, देखिए हमने अपना जब जीओसी स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो थ्रू बॉन्ड्स लगते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आपका सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में लगता था। रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये तीनों आपके सिर्फ पाई बॉन्ड्स में लगते थे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता है सिग्मा एंड पाई बोथ। ठीक है, मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों में ही हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन को कभी कभार नो बॉन्ड रेजोनेंस का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो एक कंफ्यूजन आ रहा होगा आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन हम इसको कह रहे हैं क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब एक तरीके से है ये रेजोनेंस ही है ना। रेजोनेंस आ गया टर्म, इसका मतलब है ये कुछ रेजोनेंस से ही रिलेटेड, लेकिन हम कह रहे हैं नो बॉन्ड। ठीक है, तो आगे थोड़ी देर बाद समझेंगे कि आखिर ये नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, किन केसेस में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन के यहाँ पर ऑप्शंस लिखूं तो सबसे पहले तो मुझे ये हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है कार्बोकैटायन में। ठीक है, सेकेंड अगर मैं देखूं तो ये मुझे मिलता है रेडिकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ये मुझे मिलता है एल्कीन में। मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमें मेनली तीन स्पीशीज में मिल रहा है। ठीक है, कार्बोकैटायन, रेडिकल्स और एल्कीन। अगर मैंने एल्कीन लिखी है तो बेंजीन रिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। बेंजीन रिंग में भी तो एल्कीन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ठीक है, तो बेंजीन से भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एल्कीन या फिर बेंजीन। ठीक है, तो मेनली ये तीन हमारे पास कंडीशंस हैं, तीन ऑप्शंस हैं जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैंने कार्बोकैटायन लिख दिया। ठीक है, आपको पता है इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोकैटायन होता है, कार्ब अनायन होता है, रेडिकल होता है, ये हमारे बेसिक इंटरमीडिएट्स हैं। तो कार्बोकैटायन आ गया, कार्बन रेडिकल आ गया आपका, लेकिन कार्ब अनायन नहीं आया है। ठीक, एल्कीन या बेंजीन भी है। इसका मतलब क्या कार्ब अनायन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो मेनली जो हमारा कार्ब अनायन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता है, लेकिन एक कंडीशन है जहां पर आपका कार्ब अनायन भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। ठीक है, तो कार्ब अनायन भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, लेकिन कब, वो अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें देखना है कि यही तीन है जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। ठीक, तो हम लिख देते हैं कि दीज आर द थ्री ऑप्शंस विच इन्वॉल्व हाइपर कॉन्जुगेशन, जो इन्वॉल्व करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों ऑप्शंस में हमें ये चेक करना है कि आखिर यहाँ पर जो रेजोनेंस हम कह रहे हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो यहाँ पर जो रेजोनेंस या जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक, उसमें कौन सी ओवरलैपिंग्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरलैप्स होते हैं वो होते हैं हमारे सिग्मा पी ओवरलैप। ठीक है, सिग्मा पी ओवरलैप होता है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड जो है आपका पी ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, सिग्मा हमारा भरा हुआ होता है, फिल्ड सिग्मा है। ठीक है, और पी हमारा जो है वो खाली होगा। ठीक है, तो ये फिल्ड सिग्मा, ये वेकेंट पी, इनके बीच में ओवरलैपिंग्स होती है। ये सिग्मा पी ओवरलैपिंग आपकी पॉसिबल होती है कार्बोकैटायन और रेडिकल्स के केस में। ठीक है, तो इन दोनों में जो ओवरलैपिंग मिलेगी आपको वो मिलेगी सिग्मा पी ओवरलैप। ठीक है, और एल्कीन या बेंजीन के केस में जो आपको ओवरलैप मिलता है, तो यहाँ पर जो आपको ओवरलैपिंग मिलती है वो मिलती है आपको सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप। ठीक, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में हमें दो टाइप की ओवरलैपिंग्स देखने को मिलेंगी। कौन सी, एक तो सिग्मा पी ओवरलैप और एक सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप। ठीक है, ये सिग्मा पी ओवरलैप कहाँ मिलता है, कार्बोकैटायंस और रेडिकल्स के केस में। ये सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप कहाँ मिलता है, एल्कीन या फिर बेंजीन के केस में। ठीक है,
तो मेनली ये हमारे पास ओवरलैपिंग्स देखने को मिलती है। ये 3 हमारे पास स्पीशीज हैं जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड, इनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी, ठीक है। तो मैंने कहा इन 3 स्पीशीज में मिलता है, तो इन तीनों ही स्पीशीज को हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ वर्क कर रहा है, किस टाइप की ओवरलैपिंग्स हैं, ठीक, क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक, क्यों आप आखिर इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आखिर हम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है आपको कार्बोकेटाइन, रेडिकल और एल्कीन्स में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन के साथ, ठीक। तो सबसे पहला एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पर लिया है, क्या मैंने यहाँ पर लिया है, आपके पास एक कार्बोकेटाइन, ठीक है, CH3CH2+, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका एक कार्बोकेटाइन लिया है, कैसा, CH2+, बगल में मैंने CH3 लिया है, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल हम इन तीनों के लिए ले लेते हैं। रेडिकल्स के केस में भी मैंने सेम काम किया, यहाँ पर लिया मैंने CH3 और बगल में ले लिया है मैंने CH2 रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर भी सेम काम करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं CH3 और बगल में ले लेते हैं एल्कीन, ठीक है, डन। यहाँ पर आप CH2 लगा ही सकते हो, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, ठीक है। बेंजीन और एल्कीन का सेम केस है, तो मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, आई थिंक आप समझ जाओगे, लिख देते हैं चलो, CH3, ठीक, और यहाँ से हम जोड़ देंगे बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। ओके, कार्बोकेटाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो भी स्पीशीज हैं, ठीक, उनके पास कैसा p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे पास कार्बोकेटाइन है, आप सभी को पता है अभी तक कि कार्बोकेटाइन के पास होता है वेकेंट p ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल। इसके पास p ऑर्बिटल है जो कि बिल्कुल खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास खाली है। अब मुझे दिख रहा है कि भाई बगल में कोई पाई बॉन्ड तो नजर आ ही नहीं रहा। अगर पाई बॉन्ड होता तो आप कहते रेजोनेंस होता है ना, तो आप सिंपली पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके रेजोनेंस बना सकते थे। अरे अगर ये एल्कीन के बगल में आपको मिल जाता तो आप कहते ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो रेजोनेंस है। बट पाई बॉन्ड तो अब मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा ना, ठीक। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन वेकेंट p ऑर्बिटल है। अगर हम बगल वाले कार्बन पे गए तो कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अल्फा कार्बन। इसका नेक्स्ट कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो आपको पता है ना कि अगर हमारा ये कोई स्पीशीज है कार्बोकेटाइन, इसका पहला कार्बन अल्फा कहलाता है, देन बीटा कहलाता है, देन गामा कहलाता है, देन डेल्टा कहलाता है। इतना बेसिक नॉलेज आपको होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या आपके पास अल्फा कार्बन है, यस है, ठीक। इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं बोलो, 1 2 3। इस अल्फा कार्बन पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। और ये जो CH का बॉन्ड है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है ना, कोई पाई बॉन्ड तो नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, ये हमारा एक फिल्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड कैसा है, भरा हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं। जो कार्बन H के बीच में आपके पास एक बॉन्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो फिल्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस खाली वाली ऑर्बिटल में देता है। आई बात आपको समझ में। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग्स कैसी हो रही है बोलो, कैसी ओवरलैपिंग है यहाँ पर, किस टाइप की ओवरलैपिंग नजर आ रही है आपको। यहाँ दिख रहा है कि सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप है, ठीक है। मतलब ओवरलैप कैसा है, सिग्मा p ओवरलैप, सिग्मा p ओवरलैप नजर आ रहा है, ठीक है। ओके जी, अब इसके हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं कि भाई ओवरलैपिंग आई थिंक आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा या जो भी चीजें हैं, बट एग्जैक्टली आखिर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक बार और मैंने यहाँ पर लिखा CH3 और ये है मेरा CH2 और ये है मेरा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब मैं ऑर्बिटल्स नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने आपको ओवरलैपिंग बताई कि ओवरलैपिंग कैसी होगी। अब यहाँ पर हम नॉर्मली कॉन्जुगेशन की बात करेंगे कि भाई किस टाइप का कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है। तो हो क्या रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड ही आपका यहाँ पर टूट कर शिफ्ट हो रहा है। तो अब CH बॉन्ड आपका टूट रहा है और ये टूटने के बाद, ये सिग्मा बॉन्ड टूटने के बाद, ये आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं।
तो क्या हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। ये कार्बन है, ये CH बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, ठीक है, ये कार्बन और ये CH बॉन्ड अब टूट चुका है। इसका मतलब यहाँ जो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब यहाँ तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। बाकी के जो CH है वो मेरे एज इट इज रहे, उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ एक CH बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा है और उसको इधर शिफ्ट किया है, ठीक है। इस कार्बन पे क्या है, CH2 है। अच्छा, क्या कार्बोकेटाइन अब रहेगा? नहीं, जब आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं तो कार्बोकेटाइन अब आपका पॉजिटिव चार्ज हट चुका है। तो बेसिकली हमने देखा कि इससे हम ये एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक। अब हाइपर कॉन्जुगेशन है ये, जब हम रेजोनेंस कहते थे जहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड्स थे, तो हम कहते थे कि रेजोनेंस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक। जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराते हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो हम उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इनको अब हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपका, ये है आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। HCS मतलब क्या है, हाइपर, नीचे लिख देती हूँ चलो, ठीक। HCS मतलब हमारा क्या है, HCS का मतलब है हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ओके। अब आपने चेक किया कि हमारे पास ये CH3 था, 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, एक हाइड्रोजन को तोड़ के मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। तो सिमिलरली क्या हम दूसरा हाइड्रोजन तोड़ के दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं? सिमिलरली क्या हम तीसरा हाइड्रोजन तोड़ के तीसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं? यस। तो कर लीजिए फटाफट। तो अब मैंने क्या किया, अभी मैंने इस वाले को तोड़ा था, अब हम इस वाले को तोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला CH बॉन्ड अब तोड़ेंगे और टूट के अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा। अब ये CH बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर लिख देते हैं H+, यहाँ पर आपका ये वाला एज इट इज रहा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। थर्ड टाइम मैंने क्या किया, इस वाले CH बॉन्ड को अब यहाँ पे जो आपका CH है इसको तोड़कर लिखेंगे तो एक और स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ठीक। एक और क्या बनेगा, ये ऊपर वाले CH2 एज इट इज, अब नीचे वाले को आपने तोड़ दिया है और यहाँ बन चुका है CH2, ठीक है। तो मतलब आपने क्या देखा कि हमारे पास जितने अल्फा हाइड्रोजन थे, अल्फा हाइड्रोजन क्या मतलब, कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो उस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं बताइए, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस अल्फा कार्बन पे, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास 3, ठीक है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो एक एक करके तीनों ही आपके CH जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो टूट सकता है और एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक। और यहाँ से कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पूछते हैं क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, कि बताइए कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको कोई भी कार्बोकेटाइन या रेडिकल का एग्जाम्पल दे देगा, एल्कीन का एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि बताइए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक। या फिर वो ये भी कह सकता है टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, है ना। तो या तो वो ये लिख देगा कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में ये भी मेंशन कर देता है कि इन्वॉल्विंग CH ब्रेकिंग, मतलब कि जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके हमें इन्वॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कितने आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कितने आपके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे ना उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 CH बॉन्ड थे, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो एक एक करके मैंने तोड़ के ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, ठीक है। तो मैंने 3 बना दिया। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर आप लिखो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, जहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं CH वाले, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर आपका नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। इस केस में मेरे पास 3 थे तो मेरा आंसर 3 आएगा। आई थिंक आपको ये वाली बात क्लियर होगी। बोलो जी, इतनी बात समझ में आई है क्या?
ठीक है। अब यहाँ से एक और पॉइंट समझते हैं कि बार बार मैं कह रही हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स देखकर आपको ये बात क्लियर हुई होगी कैसे। ये है हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में से मैंने क्या किया, इस CH बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है। इस CH बॉन्ड को तोड़ के जब मैंने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने देखा कि यहाँ पे CH के बीच में अब कोई बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इनके बीच में यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड ही टूट गया और फिर कोई बॉन्ड नहीं बचा CH के बीच में, ठीक। इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। आई थिंक अब आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग आ जाए तो वो उसके ही बराबर है जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो भी हमारी स्पीशीज है कार्बोकैटायन या रेडिकल या एल्कीन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं वो देखना है आपको, ठीक है। ये क्लियर है क्या, बोलो। चलिए बच्चों, अब यही सेम कहानी हमें रेडिकल्स के केस में समझनी है, ठीक है। कार्बोकैटायन के केस में आई थिंक अब आपको समझ में आ चुकी है कि कार्बोकैटायन में किस तरीके से हमें चेक करना है। अब रेडिकल्स में समझते हैं, ठीक है। अब रेडिकल्स में भी मैंने क्या किया है, रेडिकल के बगल में मेरे पास ये अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। रेडिकल का मतलब क्या होता है कि आपके पास p ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये p ऑर्बिटल कैसा है, ये p ऑर्बिटल है मेरा हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस है कि एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। जहाँ पर भी रेडिकल्स आ जाते हैं ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेडिकल्स एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है p ऑर्बिटल में। तो जब भी हम वहाँ पर किसी भी टाइप का रेजोनेंस दिखाएंगे ना, ठीक है, फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप दिखाओगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक। और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो ऑलवेज आप ये वाला एरो यूज करते हो, ये मैंने आपको बताया है, ठीक। इसको हम बोलते हैं फिश हुक एरो। तो सेम यहाँ पर करेंगे, ठीक। पहले ओवरलैपिंग चेक करते हैं, ओवरलैपिंग क्या हुई। तो ये तो मेरे पास एक खाली ऑर्बिटल तो नहीं है बट हाफ फिल्ड है, चलो एक स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये CH वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये है मेरा फिल्ड सिग्मा, ठीक है, भरा हुआ सिग्मा। तो ये भरा हुआ सिग्मा क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर भी ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो ओवरलैपिंग कैसे है, सेम टू सेम है कि सिग्मा और P के बीच में ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैपिंग बिल्कुल सेम रही, सिग्मा और p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप है। डिफरेंस बस इतना आया, ये एक खाली ऑर्बिटल था, ये एक आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। चलिए अब इसके हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं कि आखिर किस टाइप का कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो रहा। तो CH3 लिखा मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2 रेडिकल, ठीक है, रेडिकल लिख दिया। अब क्या हुआ, ये जो CH हमारे पास बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन H के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर शिफ्ट होगा। आई बात समझ, एक H यहाँ गया है और एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आया है। इसका मतलब कि जो हमारे पास ये p ऑर्बिटल था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, ठीक है। और H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर H के पास एक इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये है H रेडिकल, ठीक है। CH बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर बाकी के हम CH2 एज इट इज लिख देंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी था, इसका मतलब यहाँ पर आपका बन चुका है एक पाई बॉन्ड और ये है आपका CH2, ठीक है। इसको डायरेक्टली लिख देते हैं CH2, बन गया आपका एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेडिकल के केस में मैंने ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। और बना सकते हो क्या आप, यस। यहाँ पर मेरे पास अल्फा कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये है अल्फा कार्बन मेरा, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब सिमिलरली हम यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो एक तो बना दिया, चलो दूसरा बनाए फटाफट। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा वाला आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका H रेडिकल, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। थर्ड क्या बनेगा बोलो, थर्ड आएगा हमारा ये CH, नीचे वाला हम तोड़ देंगे, यहाँ आएगा रेडिकल और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें भी मैंने अपना 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं या फिर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, ठीक। तो आप क्या कहोगे, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3।
क्लियर है? ओवरलैप समझ में आ गया आपको? ठीक, किस तरीके की ओवरलैपिंग्स हो रही है, कैसे हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, कैसे आपको टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट करने हैं। ठीक, अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स क्या है। आई थिंक आपको इन दो से स्पीशीज से तो क्लियर हुआ होगा। थर्ड पे आते हैं, हम एल्कीन पर चलते हैं। चलो अब ठीक है, अब एल्कीन की कहानी समझते हैं। एल्कीन या बेंजीन हमारा सेम ही केस है। ठीक, तो अगर मैं एल्कीन का आपको जो भी बता रही हूँ वो सेम टू सेम आप अप्लाई करोगे बेंजीन पर, है ना। बिकॉज हो क्या रहा है, इस कार्बन के जस्ट बगल में आपके पास ये पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी इस कार्बन के जस्ट बगल में आपके पास ये पाई बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम है दोनों का केस। ठीक, एक समझ लेंगे, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एल्कीन। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो जब हमारे पास कार्बोकेटायन था, हमारे पास रेडिकल था, तो हमने देखा कि भाई खाली ऑर्बिटल। ठीक, यहाँ पर आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, लेकिन ये तो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ तो आपका जो पाई बॉन्ड है ये आपका फिल्ड है ना, ये तो भरा हुआ है, आपका फिल्ड पी है। तो जब ये भरा हुआ है तो ओवरलैपिंग कैसे हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर तो चलो ये फिल्ड है, लेकिन अब यहाँ पर इसका आता है आपका पाई स्टार। अब इस एल्कीन का जो आपके पास वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एल्कीन था। ठीक, तो ये हमारा पाई बॉन्ड है, तो ये तो फिल्ड है। ठीक है, तो खाली ऑर्बिटल कौन सा हुआ, अब यहाँ पर हुआ इसका खाली एंटी बॉन्डिंग वाला, मतलब पाई स्टार। ठीक है, तो इस एल्कीन का पाई स्टार खाली है। ठीक, तो वेकेंट पाई स्टार के साथ ओवरलैप हो रहा होगा। ठीक, यहाँ पर वही सेम कहानी है कि सिग्मा सी एच है हमारे पास, सी एच जो है हमारा वो फील्ड सिग्मा है। ठीक है, तो फील्ड सिग्मा ओवरलैप किसके साथ दिखा रहा है, वेकेंट पाई स्टार के साथ दिखा रहा है। ठीक, तो ओवरलैपिंग अगर आपसे पूछी जाए तो ओवरलैपिंग क्या कहोगे, ओवरलैपिंग या मेरी सिग्मा पाई स्टार के साथ ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैप क्या है, सिग्मा और पाई स्टार के साथ। क्लियर इतनी बात, सिग्मा और पाई स्टार के साथ ओवरलैपिंग है। ओके, चलिए अब इसके भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया CH3, यहाँ पर बगल में है डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर एल्कीन के बगल में CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एल्कीन के बगल में ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक एक करके आपका जो ये CH है वो क्या होगा, वो टूटेगा। तो यहाँ पर ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पर मुझे पाई इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो अब पाई इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले गए। ठीक, आपने अपना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर है मेरे पास, बाकी के तो 2 CH हमारे एज इट इज रहे। ठीक है, ये CH वाला बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2 माइनस चार्ज। माइनस क्यों आया है, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं। ठीक है, तो हमने इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर से एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ये बना लिया। क्या आप सिमिलरली ऑल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, हाँ, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अभी हमने इस वाले को तोड़ के लिखा था, अब हम इन दोनों को तोड़कर एक एक और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फटाफट बनाते हैं, चलो। अब मैंने बीच वाले को तोड़ा और बीच वाले को तोड़कर ये बना दिया। ठीक है, अब मैंने लास्ट वाले को तोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, आपसे पूछा जाए यहाँ पर टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या फिर टोटल नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर भी 3 ही थे, तो आंसर मेरा 3 ही आएगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर है कि रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस और एल्कीन्स के केस में किस तरीके से आखिर हम हाइपर कॉन्जुगेशंस दिखा रहे हैं। ठीक, किस टाइप की ओवरलैप हो रहा है, सिग्मा पी ओवरलैप, सिग्मा पी ओवरलैप, यहाँ पे सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, ठीक, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही आप CH बॉन्ड को तोड़कर उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के बराबर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है।
या तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये वाला पार्ट थोड़ा यहाँ से कट रहा था, ठीक है, तो मैंने कैमरा एडजस्ट कर दिया है। ठीक, अब एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, कहीं आपको कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, बेसिकली अभी हमने यहाँ पे सीखा कि कार्बोकेटाइंस, रेडिकल्स और एल्कीन्स के केस में किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब इतना अगर आप समझ चुके हो ना, तो अब आप सोच रहे होगे कि चलो ठीक है, एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि भाई अगर हाइपर कॉन्जुगेशन चाहिए तो एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए और क्या ये कंडीशंस यहाँ पर फिट हो रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कुछ कंडीशंस। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ कंडीशंस कि आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, लेट्स सी। देखो, सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि आपके पास या तो कार्बोकेटाइन या रेडिकल या एल्कीन या बेंजीन, यही केसेस होने चाहिए। इसके अलावा और कहीं भी हाइपर कॉन्जुगेशन हम नहीं देखेंगे। कार्बोनाइन में होता है बट डिफरेंट टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो मैं उसकी बात थोड़ी देर बात करूंगी। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं कि या तो आपको कार्बोकेटाइन होना चाहिए या रेडिकल होना चाहिए या एल्कीन होनी चाहिए या आपके पास बेंजीन रिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन पर आते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो भी हमारी ये स्पीशीज है, इन चारों स्पीशीज में कोई भी हम ले लिया, मान लो कार्बोकेटाइन ले लिया, इसके बगल में अल्फा जो कार्बन होगा ना हमारा, ठीक है, इन स्पीशीज के बगल में जो अल्फा कार्बन है वो अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होना चाहिए। sp2 अगर है या फिर sp है तो वहां कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आप देखिए बहुत इजीली समझ पाओगे। अगर कार्बोकेटाइन के बगल में अगर हमने अल्फा कार्बन sp2 ले लिया, ठीक है, ये sp2 बन चुका है। ठीक है, तो अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी रहा बच्चों, अब ये क्या है, अब तो ये रेजोनेंस है ना। नाउ दिस इज सिंपल रेजोनेंस। ठीक है, अब ये सिंपल रेजोनेंस है हमारा, इसका मतलब sp2 होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, अब ये रेजोनेंस बन गया। ठीक है, अगर हम sp ले लें, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो अगर हम sp ले लेते हैं तब भी आपका क्या है, तब भी ये रेजोनेंस ही है। ठीक है, तो कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्लियर कि हमारे जो भी स्पीशीज होगी उसके बगल वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होना चाहिए, sp2 या फिर sp नहीं होना चाहिए। अगर sp2 या sp हुआ तो वो तो आपका सिंपल रेजोनेंस है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ओके, थर्ड कंडीशन ये है कि आपके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। क्या कहा मैंने, आपके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है, हम कह रहे हैं एटलीस्ट वन, तो वन तो होगा ही, टू भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, या फिर कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक भी नहीं हुआ तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन ध्यान रखेंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन है हमारी कार्बोकेटाइन, रेडिकल, एल्कीन या बेंजीन में लगता है। ओके, दूसरी कंडीशन बताई मैंने कि आपका जो भी ये स्पीशीज है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या बताई कि एटलीस्ट कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो मैंने तीनों ही केसेस में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन लिया हुआ है। ठीक है, तो कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो चेक करिएगा कि क्या ये कंडीशंस आपके फिट हैं। अगर ये कंडीशंस फिट हैं तब तो हमारा मामला हाइपर कॉन्जुगेशन का ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पर एक भी कंडीशन वायलेट होती है, अगर एक भी कंडीशन आप यहाँ पर फॉलो नहीं करते हो प्रॉपरली, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बच्चों, तो अब हमें कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी समझ में आ चुका है, कहाँ कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है ये भी समझ में आ गया है। ठीक है, देन हम इसके एप्लीकेशंस पर चलेंगे। ओके, चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की। ठीक, तो मेनली यहाँ पर हमें यही पढ़ना है। अब इस प्लस एच में मैंने कहा था आपके पास कार्बोकेटाइंस होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, एल्कीन और बेंजीन होता है। ठीक, तो इन सबकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है एक्चुअली, हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, मतलब उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक, उतनी ही ज़्यादा उस स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी होने वाली है। ठीक, मतलब आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या रेडिकल की बात करो
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, या फिर उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी एल्कीन या बेंजीन की बात करें तब भी हमारी सेम कहानी है कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, जितना अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं स्टेबिलिटी की कहानी। पहले मैंने यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक, तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि भाई कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल का जो अल्फा कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ देखें इस कार्बन के बगल में ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं, अरे भाई ये CH3 लगे हैं आपके, ये 3 CH3 है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखा रहा है मैंने आपको। ठीक है, ये CH3 है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास कोई भी हाइड्रोजन है क्या, बोलो जल्दी से। कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर मेरे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इस कार्बोकैटायन का ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन का खुद का कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। डन। सेकंड देखिए, सेकंड में मेरे पास कार्बन के बगल में ये CH3 है, मतलब यहाँ पर मेरे पास 3 H यहाँ पर है, 3 H मेरे पास यहाँ पर है, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इस केस में देखें तो कार्बोकैटायन ये रहा, कार्बोकैटायन के बगल में ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसके बगल में ये कार्बन, इसके बगल में 2 हाइड्रोजन, इसके बगल में ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। ठीक, तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है मेरे सेकेंड वाले में, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड पहले आएगा। देन 6 के बाद 5 अल्फा हाइड्रोजन मतलब थर्ड आएगा। देन उसके बाद लास्ट में आएगा मेरा 1 वाला, बिकॉज इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं। ठीक, इस तरीके से हमने स्टेबिलिटी कंपेयर कर ली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं रेडिकल्स की कहानी। तो सेम है, जैसे हमने कार्बोकैटायन देखा वैसे ही रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। इस रेडिकल के बगल में देखो, यहाँ पर कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखें तो यहाँ पे 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके बगल में देखो तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएंगे। अरे कार्बन के 4 वैलेंसी है ना, तो कार्बन से अगर ये एक जुड़ा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है छोटे छोटे। ठीक, तो ये क्या है हमारे 1 2 3 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर है 5 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5। ठीक है, इस केस में देखिए रेडिकल के बगल में 1 2 3, यहाँ पर 3 H दिख गए, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे मुझे 2 दिख गए, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे 1 दिख गया, तो 3 2 5 और 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इस केस में थर्ड पे हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर मेरे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर मेरे पास एक भी नहीं है। इसका मतलब ये है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का ऑर्डर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आइए। अब ये आपके पास कार्बोकैटायन है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। 2 कार्बन है ना, तो इथाइल कार्बोकैटायन, या फिर हम इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन से एक ही कार्बन जुड़ा है। यहाँ पर कार्बोकैटायन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो हम इसको कहते हैं टर्शरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बताओ किसकी होगी, स्टेबिलिटी उसकी ही ज़्यादा होगी जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, इसके ये आपके पास कार्बोकैटायन है, इसके बगल में कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पर मेरे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में यहाँ पे अल्फा कार्बन पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन पड़े हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन के बगल में 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस केस में देखो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन मेरे यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ मिले हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाले, मतलब कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, 9 के बाद कहाँ है 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, उसके बाद आया है हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन या फिर आपको इथाइल कार्बोकैटायन। ठीक, जहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और मिथाइल कार्बोकैटायन में कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं था, तो हमारा जो CH3+ है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। सेम कंपैरिजन रेडिकल में किया है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। मिथाइल रेडिकल है, इथाइल रेडिकल है। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी आपके वही 9 अल्फा हाइड्रोजन, सेम एकदम सेम क्वेश्चन है, बस ये कार्बोकैटायन है, ये रेडिकल है, एग्जैक्टली सेम। आंसर भी हमारा एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पर कार्बोकैटायन की जगह आप CH3 रेडिकल लिख देना। ठीक, लिख ही लेते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन आपका मिथाइल रेडिकल। ठीक, ये है हमारा इस वाले का आंसर।
बहुत इजी था, सिंपली हमें स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। अब एल्कीन में यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। कंसेप्ट वही है हमारा, कंसेप्ट वही है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी होने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एल्कीन्स बना रखी हैं। लेट्स सी एल्कीन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन। इस एल्कीन के बगल में यहाँ पर कार्बन 1 2 3, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देंगे 6 हो गए, यहाँ पर देखें 9 हो गए, यहाँ देखें 12 हो गए। 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पर मेरे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में देखें 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखिए 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर मुझे इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो इतना तो क्लियर था कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो हमारा ये वाला सबसे स्टेबल होगा, देन 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला होगा। लेकिन अब आप इनमें हो गए कन्फ्यूज कि मैम यहाँ पर तो ऐसा हमारे पास आ गया जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो चुके हैं। तीनों में ही, इन तीनों स्पीशीज में मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, या इसमें आप स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। अच्छा, 6 के बाद ये 3 है, तो मतलब ये तीनों ही इससे तो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। 3 अल्फा हाइड्रोजन के बाद हमारा लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन 0 जिसमें है, ठीक। इतना ऑर्डर आपको क्लियर है। मतलब कन्फ्यूजन आ रही है यहाँ पर कि जहाँ पर आपके अल्फा हाइड्रोजन बराबर आ जाते हैं, 6 बराबर आ जाते हैं, उनमें कैसे कंपैरिजन करते हो। तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे, इनका हमें काम करते हैं जैसे हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखे ना, वैसे ही बनाकर देखते हैं। तो ये वाला मैंने एग्जाम्पल लिया अपना, और इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखें, क्या आप बना पाओगे बताओ। एल्कीन के केस में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे आप, एल्कीन के बगल का जो कार्बन था, चाहे ये लो कोई भी ले लो आप, ठीक है। इस कार्बन से क्या होगा बोलो, आपके CH3 जुड़ा हुआ है। क्या करते थे आप कि ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा, वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे बनता था हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अरे CH का आपको जो सिग्मा बॉन्ड था वो टूटता था, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते थे। क्या बना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से। यहाँ पर CH2 हमारा एज इट इज रहा, H पर आया है प्लस, ठीक है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर बन चुका है एक कार्ब अनायन नेगेटिव चार्ज। मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में आपको कार्ब अनायन मिल रहा है, ठीक है, ओके। अब बाकी के भी आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक। एक बार आप इसको तोड़ लोगे, इसको तोड़ लोगे, यहाँ पे आपके पास 3 H है, उनको तोड़ के बना लेंगे, वो हमारा मकसद नहीं है। अभी हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है। तो बस मैंने आपको एक बार हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया। सिमिलरली अब हम इस वाले में भी हम यहाँ पर सिमिलरली अब इस वाले में भी हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर मैंने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो ये हमारा CH3 है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर शिफ्ट हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। क्या बना, देखो ध्यान से, ये दो हमारे एज इट इज, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बनेगा क्या, ठीक है। चलो थर्ड वाला केस देखें। थर्ड वाला हमारा जहाँ पर ये वाला है, नीचे बना दो, यहाँ पर दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। ये है, तो यहाँ पर भी हमारे पास CH3 है। क्या होगा, एक यहाँ पर पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट कर यहाँ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। क्या बना, यहाँ पर हमारा CH2, यहाँ पर H प्लस, और यहाँ पर एक माइनस, ये बन गया हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन तीनों में जहाँ पर आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, ठीक है, तो आप अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट प्रायोरिटी पे जाना है। पहली प्रायोरिटी तो आपको यही देखनी है, ठीक। अगर इससे आंसर नहीं आ पाया तो हमें देखना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि क्या जो कार्ब अनायन बन रहा है, कार्बन आयन कैसे बनेगा, जो हमने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो कार्बन आयन बना ना, यहाँ पर इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन आयन बना, यहाँ पर इसका बनाया, ये कार्बन आयन बना, ठीक। तो इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, चलो देखें। ये कार्बन आयन अगर मैं देखूं तो ये कार्बन आयन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ये आपका प्राइमरी कार्बन आयन, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बन आयन के बगल में आपके पास ये एल्कीन जुड़ी है, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ठीक। यहाँ पर रेजोनेंस फैक्टर इसको मिल रहा है, यहाँ पर इसको रेजोनेंस मिल रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए रेजोनेंस यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ देखिए रेजोनेंस यहाँ भी मिल रहा है, तो तीनों केसेस में रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस के अलावा कोई और फैक्टर है क्या,
बताओ कार्बन आयन को कोई और फैक्टर मिल रहा है रेजोनेंस के अलावा? देखो यहाँ पर कार्बन आयन से डायरेक्टली अटैच कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कार्बन आयन से अटैच है ये हमारा CH3। CH3 कैसा होता है? ये CH3 है ना, CH3 कैसा होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन आयन से क्या जुड़ा है? CH3। CH3 कैसा है? प्लस आई ग्रुप है। तो क्या कार्बन आयन प्लस आई से स्टेबलाइज होगा या डीस्टेबलाइज? बताओ। मैंने कहा था प्लस वाले प्लस से स्टेबलाइज होते हैं, माइनस वाले माइनस से स्टेबलाइज होते हैं। तो ये आपका कार्ब अनायन है, नेगेटिव है, तो ये माइनस आई से स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो ये प्लस आई से इन दोनों में डीस्टेबलाइज होगा, मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन में ये वेला तो 6 अल्फा हाइड्रोजन में ये वाला जो मेरे पास स्पीशीज है इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक, तो ये सबसे पहले आया। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन की बात आती है ना, तो एक ही कार्बन पे जहाँ दो मिथाइल लगे हैं, एक ही कार्बन पे जहाँ 2 मिथाइल लगे हैं उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, ठीक, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद हम देखेंगे तो ये 2 एल्कीन्स आ गई, यहाँ पर आपका मिथाइल मिथाइल लगा है अपोजिट, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस, है ना। यहाँ पर मिथाइल मिथाइल लगा है सेम साइड, इसको हम कहते हैं सिस। ठीक, ट्रांस और सिस में आप जब मुझे कंपेयर करना है, ठीक, तो इन दोनों में आपने देखा कि भाई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी बराबर है, सब कुछ सेम है। तो अब हम थर्ड फैक्टर पे आते हैं इसके बाद, स्टेरिक हिंड्रेंस का। ठीक है, कि अगर दो ग्रुप्स सेम साइड लगे होते हैं तो सेम साइड वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेम साइड अगर बल्कि ग्रुप्स लगे हैं तो वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ठीक, लेकिन अगर वो अपोजिट लगे हैं तो उनको आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस। आगे बात समझ में, इस तरीके से हमें एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, जहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आ जाते हैं तो उन तीनों में कैसे कंपेयर किया? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बराबर था तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे आए। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से हमने देखा कि भाई यहाँ पर आपका कार्बन आयन जो बन रहा है उसको रेजोनेंस तो तीनों में मिल रहा है, बट यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप नहीं था। इन दोनों में प्लस आई ग्रुप है, तो ये दोनों डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, फिर मुझे सिस और ट्रांस में कंपेयर करना है, तो हम थर्ड फैक्टर से कंपेयर कर रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, कि ट्रांस वाले में जो दूर दूर है ना, एल्कीन ये रही, एक इधर ग्रुप लगा एक इधर ग्रुप लगा है। ठीक है, तो अगर ये दूर दूर हैं तो इनको कोई रिपल्शन फील नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा खासा मस्त रहेंगे और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस वाले से। उसके बाद हमारा 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला, फिर 0 अल्फा हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको इस तरीके से आज की क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके एप्लीकेशंस भी बता दिए। ठीक, और इसी के साथ हमारा ये जो जीओसी वाला पार्ट है वो होता है कंप्लीट। ठीक, टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक, अगर आपको किसी भी इफेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क। यहाँ पर हमारी जीओसी खत्म होती है। ठीक, और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बेस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो क्लियर हो चुका है। अब आगे की फर्दर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आप बहुत ईजिली सीख पाओगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स अब आपको नहीं आएंगी, भी आपको कंपैरिजन आ जाएंगे। अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो सारी नहीं देखी हैं, है ना, कुछ देख ली कुछ छोड़ दी, तो ऐसा काम मत करिएगा प्लीज़। सीक्वेंस में हर एक वीडियो को देखिए एंड आई एम श्योर कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करें। ठीक है, ओके बच्चों, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए एंड प्लीज़ आपके जो भी रेस्पॉन्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एटलीस्ट मुझ तक आपका रेस्पॉन्स भी पहुंचना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम जल्द ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।